हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है MHCT के क्वेश्चंस। हमें पता तो है, थ्योरी तो हमें पता होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, या जो लेवल की थ्योरी हमने पढ़ी है उस थ्योरी की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अभी हम आज आपको यहाँ के जितना भी यूनिट अभी हम डे 8 में हमने यूनिट कवर किया है उसके बेसिस के सारे क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉन पोलर सॉलिड। हमें पता है नॉन पोलर किसको कहते हैं बच्चों, जिसके ऊपर क्या नहीं होता, चार्ज। ठीक है, उसको हम नॉन पोलर कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, आप सबको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, हाइड्रोजन की 2.1। सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट है। तो जिसकी ज्यादा उसके ऊपर डेल निगेटिव, जिसकी कम उसके ऊपर डेल पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, पोलर। उसके बाद अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। आप सबको पता है बच्चों, सल्फर की है 2.5, ऑक्सीजन की है 3.5, दोनों की सेम है क्या? नहीं, तो ये भी हो गया पोलर। उसके बाद वाटर, उसका तो कोई देखने का काम ही नहीं। वाटर में जो है वो शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे ऑक्सीजन की है 3.5 और हाइड्रोजन की है 2.1, तो ये भी हो गया पोलर। लेकिन अगर हम CS2 कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट ही है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, और इसका डायपोल मोमेंट और इसका डायपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल। और कैंसल करने की वजह से इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो हो जाता है 0, और इसीलिए ये होता है नॉन पोलर। एंड सो वी कैन हैव द वेरी गुड एंड वेरी सिंपल आंसर, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, आ गया बच्चों चुटकी में आंसर। चलो एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। आप इसका एक्सप्लेनेशन का फोटो निकालते जाइए या सेव करते जाइए, और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया नॉन पोलर सॉलिड। अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमने क्या पढ़ा इस क्वेश्चन में, क्या पढ़ा हमने इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, ये हम डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड के ही ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, आयोनिक सॉलिड कौन सा है। पोलर कौन सा है आप सबको पता है, पोलर आयोनिक के बीच में जो होता है वो होता है कूलोम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो सेकंड है, सेकंड के लिए हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ई। उसके बाद यहाँ पे दिया है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होता है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस आर सी डीलोकलाइज्ड इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए जो हमारा थर्ड है वो थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए, ए, दैट इज द मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन में हमने इसको पढ़ा है। सेकंड नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड जो होता है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, हमारे पास डायमंड है, तो फोर्थ का आंसर क्या होना चाहिए, बी, क्योंकि डायमंड में आपने देखा है ना कि वहां पे नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है और सिंगल कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन, और इसीलिए ये जो हो गया, ये कौन सा सॉलिड हो गया बच्चों, दिस इज द कोवैलेंट सॉलिड। तो इसीलिए सेकंड का आंसर क्या आना चाहिए, ई। तो देखो सेकंड का आंसर ई, ये दो ऑप्शन में है। थर्ड का ऑप्शन, थर्ड जो है, थर्ड का आंसर क्या आना चाहिए, ए, ये भी ये दोनों में है। और फोर्थ का आंसर बी, ये भी ये दोनों में है। चलो देखो, अब ये तो तीनों सेम है, अब रह गया कौन, ये फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट का आंसर हमें चेक करना है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या रहेंगे, लंडन फोर्स रहेंगे कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, कौन सा फोर्स रहेगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये जो HCl का भी हमने एग्जांपल दिया था, इसके ऊपर डेल निगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल निगेटिव, और ये हो गया डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा इंटरेक्शन होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन।
डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? तो इसलिए हमारा आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए डी, एंड सो आवर आंसर शुड बी ए। क्यों हमारा आंसर ये आना चाहिए? डू यू अंडरस्टैंड? चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, जो लंडन फोर्स होता है वो नॉन पोलर के बीच में होता है। जैसे हमारी कौन सी गैस हो गई? H2 गैस, Cl2 गैस, इनमें कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है बच्चों। और अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो वो पोलर नहीं, वो कौन हो जाएंगे? नॉन पोलर। और नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, सॉरी वंडर वॉल फोर्स, और हम कहेंगे डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स, ये होता है। एंड सो योर आंसर शुड बी ए। चलो, अगर आपको क्वेश्चन समझ रहे तो जल्दी से लाइक बटन दबाना है, वीडियो को शेयर करना है, और आपको और क्या चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिखना है, सॉरी कमेंट में लिखना है। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन बेटा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट द एज सेंटर टू द पर्टिकुलर यूनिट सेल। एज हमने देखा है बच्चों, एजेस। अभी मैं क्यूब आपको दिखाऊंगा। क्यूब, तो क्यूब में अगर हम देखेंगे ना बच्चों, क्यूब में क्या होता है? ये हो गया क्यूब, ये हमने यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये क्यूब को अगर हम देखेंगे तो ये होती है एजेस, ठीक है। क्यूब की ये क्या होती है? एजेस। तो अगर हम देखेंगे क्यूब में, सो दिस इज द एज ऑफ द क्यूब। और जो एज होती है वो एक एज अगर हम देखेंगे तो एक एज ये पार्ट होती है 8 यूनिट सेल का, हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो ये जो एज है, आप देखो इस एज को, अब मैं इस एज की बात कर रहा हूँ, तो ये इस यूनिट सेल का पार्ट है, इस यूनिट सेल का, इस यूनिट सेल का, इस यूनिट सेल का। तो कितने यूनिट सेल का पार्ट हो गए बच्चों? ये 4। देखो ये हो गई एक, इस एज की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो आप, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ऊपर वाले का वो पार्ट नहीं है। सो ईच एज इज अ पार्ट ऑफ 4 यूनिट सेल। तो एज, ये जो एज है, इट इज द पार्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट सेल? 4। एक देखो, ये वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला और ये एक इधर वाला। कितने यूनिट सेल का पार्ट है? 4। एंड एज इट इज द पार्ट ऑफ 4 यूनिट सेल, है ना। तो 4 यूनिट सेल का पार्ट हो गई बच्चों। तो मुझे बताओ, ये फिर एक यूनिट सेल में कितना? एक रोटी कितने ने खाई बच्चों? 4 ने। तो एक ने कितनी खाई? 1/4। और इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी। एक ने कितनी रोटी खाई? 1/4। समझ गए? एक रोटी कितने ने खाई? 4 ने। तो एक ने कितनी खाई? 1/4। और इसीलिए द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट द एज सेंटर टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल इज 1/4। जैसे हमें पता है कॉर्नर के पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो एज सेंटर के पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4। समझ गए बच्चों? चलो आगे चलते हैं। तो अभी हमारे पास ये आ गया एज सेंटर। अब हाउ मेनी टोटल स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन बीसीसी? हमें पता है बीसीसी, व्हाट इज बीसीसी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी में क्या होता है? कॉर्नर पे होते हैं और बॉडी के सेंटर में। कॉर्नर के कितने होते हैं? 8 × 1/8। और बॉडी सेंटर का कितना होता है? 1। तो 1 + 1 = 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। ऐसे चुटकी चुटकी में आंसर आएंगे बेटा, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। और इसीलिए MHCT 2019 का क्वेश्चन है, बहुत 10-15 साल पहले नहीं है, अभी का लेटेस्ट ताज़ा क्वेश्चन है बच्चों। देखो कैसे चुटकी में आंसर आ रहा है। तो आंसर इज ए, इज 2, बिकॉज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूब? फेस सेंटर्ड क्यूब को हम कैसे डिनोट करते हैं? FCC। फेस सेंटर्ड क्यूब एंड द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन BCC, बॉडी सेंटर। फेस सेंटर क्यूब में कितने होते हैं? 6, 8 × 1/8 + 6 × 1/2, क्योंकि 6 फेस के सेंटर में होता है। तो ये 1 + 3 = 4। और इसमें अभी हमने देखा है 1 + 1 = 2। व्हाट इज द डिफरेंस? इनके बीच का डिफरेंस पूछा है ना, ये पूछे है ना ये पूछा है, इनके बीच का डिफरेंस। तो इसके है 4, इसके है 2, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 2। एंड सो योर आंसर इज ए।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, और इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा 2, 4 - 2 = 2। चलो समझ रहे हैं बच्चों, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है, जो गुजरात की सीईटी में पूछा गया था। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सपोज द मास ऑफ अ सिंगल एजी एटम इज m। एक वन एटम ऑफ एजी के एक एटम का मास है स्मॉल m, ठीक है। एजी मेटल क्रिस्टलाइजेस इन FCC, तो इसने जो टाइप ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे शो किया है वो है FCC विद द यूनिट सेल एज लेंथ। यूनिट सेल की जो क्या है ना बच्चों, एज लेंथ है, तो एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। यूनिट सेल एज लेंथ इज स्मॉल a। द डेंसिटी ऑफ एजी मेटल इन द टर्म्स ऑफ a एंड m। हमारे पास डायरेक्ट डेंसिटी का फॉर्मूला है n × m अपॉन na × a³ बराबर। तो यहाँ पे जो है m इज द विच मास, मोलर मास, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमने मोलर मास को Na से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें एक पार्टिकल का मास चाहिए। अब इसने खुद हमें क्या दिया है, एक पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m, तो अभी n/m/na निकल के यहाँ पे डायरेक्टली कौन आ जाएगा, स्मॉल m, बराबर, क्योंकि M इज द मोलर मास विच वॉज द मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल का मास था ये, है ना, इसलिए उसको 6.022 × 10⁻23 से डिवाइड किया, तो हमें कितने का मास मिला था, 1 से। अब उसने खुद हमें एक में स्मॉल m इज द मास ऑफ हाउ मच, सिंगल एजी एटम, खुद दिया है उसने, तो अभी उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम स्मॉल m, और इसकी वैल्यू क्या है, a³, और हमें पता है उसने खुद बोला है कौन से टाइप का यूनिट सेल है, FCC, और FCC के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने हैं, 4, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा 4m/a³। ये हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा, एंड सो यू विल हैव द आंसर A, दैट इज 4m अपॉन a³। सो वी कैन हैव, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज गिवन बाय 4m/a³। तो वी हैव, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। क्लियर है बच्चा पार्टी, चलो आगे, मजा आ रहा है, देखो हमने कितने फटफट से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और हम 10 से 12 क्वेश्चंस लेंगे। ये जेई का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान लो, क्या है जेई के भी क्वेश्चन ऐसे चुटकी चुटकी में सॉल्व होते हैं। इतना खतरनाक, इतना बढ़िया यूनिट है, और ध्यान में रखना हर एक यूनिट आपको इसी तरह से प्रिपेयर करके दूंगा, बस आपका रिप्लाई मुझे चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अभी ये क्वेश्चन नंबर 7, आप ध्यान देंगे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो थोड़ा, ये क्या है, ये CT का है। तो देखो क्या है, एट टेम्परेचर T, एक टेम्परेचर दिया है T केल्विन, कॉपर का जो मास है, ठीक है, मास है कॉपर का, वो है 63.5 AMU को ही अभी U लिखते हैं, ठीक है। तो एंड हैज अ FCC सेल स्ट्रक्चर, उसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो FCC विद द एज लेंथ ऑफ x एंगस्ट्रॉम यूनिट। उसकी जो एज लेंथ है वो कितनी है, x एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये है उसकी एज लेंथ। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ कॉपर, हमें क्या निकालनी है, कॉपर की डेंसिटी कितनी है, कॉपर की डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें उसकी निकालनी है डेंसिटी एट द टेम्परेचर। Na की वैल्यू गिवन है 6.0 ही दी हुई है Na की वैल्यू, बस हो गया। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को, खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत इजी। चलो फॉर्मूला बताएंगे सब लोग डेंसिटी का। व्हाट फॉर्मूला, n × m अपॉन na × a³, ये हमारा फॉर्मूला है। अब एज लेंथ उसने x दी है, वो है एंगस्ट्रॉम यूनिट। बचपन से हम जानते हैं बच्चों, एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, अब -10 है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये 10⁻², 10⁻⁻10, 10⁻⁻8 क्या हो गया, सेंटीमीटर। दिस इज हाउ मच, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, एंड एज द 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो अभी क्या होगा बताइए, यहाँ पे density is given by gram per centimeter cube. So this is what, how much angstrom unit, 1 angstrom unit. तो अभी हमने ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया,
तो हमारे पास है x, तो x इंटू 10⁻⁻8, अब ये हो गया सेंटीमीटर। लेकिन हमें a क्यूब चाहिए तो वहाँ पे क्या लगेगा x क्यूब, तो x क्यूब करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा 10⁻⁻8 का क्यूब, और वो हो गया अभी सेंटीमीटर क्यूब। तो x क्यूब इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना, x क्यूब 8 3 जा 24 -24 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किसकी वैल्यू हो गई a क्यूब। चलो हमें a क्यूब की वैल्यू मिल गई बच्चा पार्टी। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कौन सा है FCC, तो FCC के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने होते हैं 4, है ना। चलो मजा आ रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 4, इसने हमें मोलर मास दिया हुआ है कितना है 63.5 U। उसके बाद Na की वैल्यू खुद दी है 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें a क्यूब की वैल्यू अभी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आ गई। क्या है a क्यूब की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में, यह है x क्यूब इंटू 10⁻24, कौन सा 24 -24 बराबर। अब ये -24 प्लस 24 कैंसल, यहाँ पे बचा कितना 10⁻⁻1। अब -1 चला गया ऊपर, है ना, -1 चला गया ऊपर। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखोगे डेंसिटी, तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है 4 इंटू 63.5 अपॉन ये क्या हो गया 6 इंटू x क्यूब इंटू 10⁻1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। इसको अभी 10⁻1 अगर हम करेंगे तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 इंटू 1 3, और ये 3 1 और ये बचा 2, 3 6 जा 18। अब 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42.32, फिर 10⁻1 से मल्टीप्लाई गया 423.2 अपॉन x क्यूब, ठीक है। सो 423.2 अपॉन x क्यूब, एंड सो यू गेट द आंसर C, है ना बच्चों। हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई लॉक टेबल की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग को इतना ट्रेन करो बच्चों कि प्रैक्टिस से आपका दिमाग चेंज होगा, चेंज नहीं होगा ट्रेन होगा। ध्यान में रखो, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिना प्रैक्टिस के सीखी ना जा सकती है। सारी चीज़ों में आप महारत हासिल कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग द प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया, डेंसिटी का, इसलिए डर नहीं जाना है, ठीक है। सॉल्व करना है, एक अच्छा सा इसका फोटो निकालना है और आगे बढ़ना है, चलेंगे आगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों अभी, और ध्यान में रखना सारे क्वेश्चन को नोटबुक में सॉल्व करना है, और आगे के जितने भी नीट सीईटी के जितने भी पीवाईक्यूज है वो सारे पीवाईक्यूज क्या करने हैं सॉल्व, ठीक है। मैं आपको पूरे पीवाईक्यूज सॉल्व करके दूंगा सीईटी के सीरीज में, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं बच्चों, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी ये देखो हमारे पास फिर से आ गए डेंसिटी का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सीईटी के क्वेश्चंस किए, सीईटी नीट जेई सारे क्वेश्चंस मैं इसमें ले रहा हूँ, ठीक है। चलो देखिए, लिथियम हैज़ अ बीसीसी स्ट्रक्चर। तो ये जो लिथियम है ना बच्चों, लिथियम का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है बीसीसी स्ट्रक्चर, और उसका बीसीसी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल आ गए इसके 2, एंड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ, अभी मैं उसको चेंज नहीं करता डायरेक्ट, डेंसिटी की वैल्यू दी है 530 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हो गई डेंसिटी कितनी है बच्चों 530 kg पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इट डेंसिटी। इट एटॉमिक मास को हम कैसे डिनोट करते हैं स्मॉल m, तो इसका एटॉमिक मास की वैल्यू है 6.94 यूनिट है ग्राम पर मोल, ये हो गया उसका एटॉमिक मास। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, क्या की वैल्यू निकालनी है a, यूनिट सेल ऑफ द लिथियम मेटल, और अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू दी है। हमारे पास डेंसिटी
का फॉर्मूला है और पिकोमीटर में निकालनी है। पहले पिकोमीटर की जगह हम मीटर में निकालेंगे, फिर उसका पिकोमीटर में कन्वर्शन करेंगे। चलो, क्या फॉर्मूला है बच्चों डेंसिटी का? n इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए क्यूब। तो मैं ए क्यूब को उधर लेके जाता हूँ, डेंसिटी को इधर, तो ये चला गया ए क्यूब उधर और डेंसिटी इधर। अब हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने हैं? 2। अब हमारे पास यहाँ पे है मोलर मास। चलो गौर से देखिए बच्चों, क्या है मोलर मास? ये दिया है 6.94 इंटू 10⁻⁴ कुछ नहीं, ठीक है। 6.94 को मैं 7 लिख दूं बच्चों, चलेगा? 6.94 इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। अब एन ए की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10⁻23 और डेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है बच्चों? 530 kg पर मीटर क्यूब। ये हमें डेंसिटी की वैल्यू दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसका 2 3 जा 6 है ना, ये 2 3 जा 6 हो गया। अब हम 7 से अगर इसको डिवाइड करें, चलो हम इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते पहले, तो ये हमें ए क्यूब की वैल्यू मिलेंगी बच्चों। अब ए क्यूब की वैल्यू कैसे मिलेंगी? 7 है ऊपर रहने देते हैं। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा? 0 जैसा के वैसा, 3 3 जा 9 और 5 3 जा कितना हो गया? 15 है ना। तो इट इज़ व्हाट? 15। तो ये हो गया इंटू 10⁻23। अब 23 को ऊपर भेज दे तो क्या होगा? 10⁻⁻23 बराबर। अब हमें इसको क्या करना है? सॉल्व। अब मैं इसको अगर लिख चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? हम इसको लिख सकते हैं 15.90 अगर लिखा तो वैल्यू 2 डिजिट से कम की तो पावर प्लस, ठीक है। तो ये 22 आ गया, +2 ऊपर जाएगा क्या होगा? -2। तो ये होगा 10⁻⁻25। अब ये 7 है, तो अभी हमें क्यूब रूट लेना है। तो 7 का क्यूब, 7 3 जा 24, 7 3 जा 21 और 3 से अगर हमें लेना है तो एक तो इसका 27 वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है। आंसर्स में देख लो आप। चलो, अभी पिकोमीटर में हमें आंसर निकालना है। तो अभी सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया, इसको भी मैं अभी थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ पॉइंट। ये -25 समझ गए आपको? इसको शिफ्ट कर देता, इसको मैं 70 कर देता। तो 70.0 इंटू 10⁻⁻1 है ना। कितने डिजिट शिफ्ट किया? 1। पहले कितना था वो? 7 का 70 किया, वैल्यू बढ़ाई, पावर माइनस 10⁻⁻1 और डिवाइडेड बाय 16। अब क्या होगा? अब देख लीजिए आप क्या होगा? 16 5 जा 80, ठीक है। तो ये हो गया 16 4 जा 64 है ना। तो बचा कितना? 64। 70 में से 64 गए तो कितने बचे? 6 के हो गए 60। तो 16 3 जा तो 4.3 इंटू 10⁻⁻। अब ये क्या हो गया? 10⁻⁻26 है ना। तो क्यूब रूट लेना है तो इसका 27 करना पड़ेगा और इसलिए ये हो गया लगभग कौन? 43 इंटू 10⁻⁻27। अब ये हो गई किसकी वैल्यू? ए क्यूब। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए। तो टेकिंग क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट लेना है तो इसका पावर कितना होता है? 1/3। तो 3 9 जा 10⁻⁻9। अब ये आ गया काय में? मीटर में। इसका क्यूब रूट हमें पता है 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 27, ठीक है। तो 9 इंटू 3 27। अब ये 43 है तो 4 का कितना होता है? 64 है ना क्यूब। तो ये 27 और 4 इसके बीच में है तो 43। तो किसके पास है? तो हम इसका आंसर 3 या 4 के बीच में आना चाहिए। तो इसलिए हम 3.4 समथिंग वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि 35 का क्यूब अगर हम निकालेंगे, 35 का क्यूब अगर निकालेंगे तो क्या होगा? या 3.5 का क्यूब निकालेंगे तो 3.5 का स्क्वायर कितना आता है? देखो 3 का क्यूब है 27 और 4 का क्यूब है 64 और हमारी वैल्यू किसकी है? 43। इन दोनों का हाफ अगर किया
इन दोनों के बीच का वैल्यू अगर देखेंगे तो हम किसी 40 वगैरह हो जाएंगी ना, और इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ले लेता हूँ इसका स्क्वायर रूट। 3.5 के आसपास कुछ तो भी आएंगे इसका क्यूब रूट, ठीक है, क्योंकि 3 का 27 है, 4 का ये 3.5 इंटू 10⁻⁴, तो इट विल बी 350। 2 डिजिट शिफ्ट कर दिया तो 10⁻⁻⁹ और 2 10⁻⁻11, तो मुझे और शिफ्ट करना पड़ेगा 3500, तो अभी हो जाएगा 10⁻⁻12 पिकोमीटर। एंड सो हमारे 3 डिजिट में तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन 350 के आसपास हमारा ये आंसर है, तो योर आंसर इज डी। ठीक है, ये पावर का कहीं पे तो भी गड़बड़ हो गया होगा, आप चेक कर लेना। ये -26, फिर -26, फिर और शिफ्ट किया 43 का 3.5 -9 2 शिफ्ट किया -11। ठीक है, आप देख लेना थोड़ा सा कुछ तो भी, बट योर आंसर विल बी श्योरली हाउ मच, डी 3.5 समथिंग ही आना चाहिए आंसर। 527 तो कभी आना ही नहीं चाहिए, तो यू विल गेट द आंसर लाइक दैट। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द आंसर्स। ठीक है, तो अभी ये डेंसिटी के टाइप के क्वेश्चंस हो गए जो थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये भी मेटल डेंसिटी के ऊपर ही है। ठीक है, तो अभी हम ये डेंसिटी के 2-3 क्वेश्चन हमने देखे हैं। अभी हम सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसके लिए भी हमारे पास एक कोडवर्ड है। सिंपल क्यूबिक किसने बनाया, बॉडी सेंटर क्यूबिक किसने बनाया। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक कोडवर्ड दे दूंगा। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी। हमने पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ी है, क्या फॉर्मूला है पैकिंग इफिशिएंसी का, बताइए। पैकिंग इफिशिएंसी हमारे पास है सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो सिंपल की पैकिंग इफिशिएंसी अगर हम देखेंगे तो सिंपल की कितनी थी बच्चों, 52.4, बॉडी सेंटर की 68 और फेस सेंटर की 74। तो हमें किसकी निकालनी है, बीसीसी। व्हाट इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आप ट्राई करो, अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, हाँ चलो, तो क्या है, तो ये होगी पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी इसकी कितनी होगी, 47। ये होगी पैकिंग इफिशिएंसी। तो परसेंटेज वॉइड, हमें क्या, वैकेंट स्पेस मतलब परसेंटेज वॉइड, तो इसकी कितनी है 32% और इसकी कितनी है 26%। तो हमें किसकी पूछी है, बीसीसी, तो बीसीसी की कितनी है 32%। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं इसकी कौन सी इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी। ठीक है, डायरेक्टली हमने पढ़ा था, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आंसर है। ठीक है, देखो व्हाट इज द पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड, अभी देखा है 68%, तो योर आंसर शुड बी बी। ठीक है, देखो वही टॉपिक पे क्वेश्चन है, आंसर इज बी। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड, वो जो अभी पूछी थी वॉइड, अभी पूछी है ये। व्हाट इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड। फेस सेंटर, द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, क्यूबिक यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना होता है, हमें पता है। क्यूबिक यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड एफसीसी, एफसीसी के लिए रिलेशन है R = A/2√2, ये रिलेशन है। और वहाँ पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड हमारा फॉर्मूला है, क्या है, actual volume occupied is given by the formula number of particle per unit cell 4/3 pi r³। ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने होते हैं 4, और 4/3 pi r³, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट। तो 4 4 जा 16, 16/3 pi r³, 16/3 pi r³। ए का कोई लेना देना ही नहीं है, तो योर आंसर इज सी, है ना। अपॉन A³ रहता था, लेकिन उसने पूछा ही नहीं, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड पूछा है, तो वी कैन हैव डायरेक्ट आंसर हियर। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC विच द एज लेंथ ऑफ 4.29 एंगस्ट्रॉम यूनिट, एज लेंथ है। द रेडियस ऑफ सोडियम एटम अप्रोक्सीमेटली इज, ठीक है, रेडियस पूछा है। BCC का रेडियस √3/4a, R = √3/4a। तो क्या है फॉर्मूला, √3/4
3/4 और ए की वैल्यू दी है कितनी है 4.29 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो 4 1 पॉइंट यहाँ पे 1.07 और इसकी 1.732 इंटू 1, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 1.8 समथिंग वगैरह। सो 1.8 समथिंग वाला सिर्फ कितना आंसर है 1। तो योर आंसर इज ए। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? देखना जेई मेंस और कर्नाटका सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेशन इन बीसीसी, हमें एज लेंथ दी है, इसलिए बोलता हूँ बच्चों क्या लर्न करो, फॉर्मूले लर्न रहेंगे तो चुटकी चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर मुझे फॉलो करेंगे, मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है उसको फॉलो करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं देता हूं उसको फॉलो करेंगे, तो आपको सीईटी में 99.99999% लाने की जिम्मेदारी मेरी है। और आप ये क्वेश्चन से देख सकते हो, जो जेई के क्वेश्चन है वहाँ पे थोड़े लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे लेवल थोड़ी हाई होती है, तो वहाँ पे थोड़े क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सीईटी के क्वेश्चन देखेंगे वो चुटकी चुटकी में आंसर्स आते हैं, सीईटी एंड नीट आल्सो, ठीक है। चलो, तो अभी हम आज 20 क्वेश्चन आज यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो ये 17, द एज लेंथ ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एज लेंथ मतलब काय की वैल्यू दी है ए, कितना है बच्चों 400 पिकोमीटर। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ प्रेजेंट इन इट पिकोमीटर। कौन सा है रे बच्चों, बॉडी सेंटर्ड। तो R इज इक्वल्स टू √3/4 ए की वैल्यू 400, क्या हो गया कैंसल, तो ये आ गया 100 पिकोमीटर। 1.732 इंटू 10⁻², पिकोमीटर में ही पूछी है, इसलिए कितनी आ गई 173.2। आंसर इज पिकोमीटर। ये मिल गई रेडियस, द एज लेंथ दी है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेडियस, कितनी है 173। ये देखिए आ गया चुटकी में आंसर, ठीक है। बच्चे बोलते डिफिकल्ट है, मैं बोलता हूँ बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस सिर्फ क्या करो, फॉर्मूले लर्न करो, यूनिट के 7-8 लेक्चर है उसको परफेक्टली करो, आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर ऐसे ऐसे मिलेंगे। ध्यान में रखना बच्चों, कैसे ऐसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये पूछे गए क्वेश्चन है सब, ठीक है। अब आप यहाँ पे दे लेंगे, ये पीएमटी लेवल थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइजेस आउट विद द क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग द एज लेंथ मतलब ए 361 पिकोमीटर। अब इफ देयर आर 4 एटम्स इन 1 यूनिट सेल, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना है 4। व्हाट इज द रेडियस, उसने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल बता के, अभी हम बस एक ही मिनट में खत्म कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल बता के उसने हमें क्या बता दिया बच्चों, टाइप ऑफ यूनिट सेल। कौन सा टाइप का यूनिट सेल है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इज 4, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड। और फेस सेंटर में रिलेशन क्या है, R इज इक्वल्स टू A/2√2। हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, R इज इक्वल्स टू A की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 361 पिकोमीटर, है ना, और हमें पिकोमीटर में ही आंसर निकालना है। 2 इंटू √2 1.414 हो गया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। क्या होगा 361। अभी देखो AIPMT ने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला तो वही यूज किया, थोड़ा सा घुमा दिया और साथ में क्या कर लिया, कैलकुलेशन बढ़ा दिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2.828। 2.828 इज क्लोजली इक्वल टू 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 3 2 6 और ये कितना आएगा 0। 120 के आसपास आंसर, 120 के आसपास सिर्फ कितना है 1, क्योंकि हमने क्या किया, हमने वैल्यू बढ़ा दी तो हमारा आंसर क्या हो गया कम। तो एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा कौन है 127। ये आ गया फिर से चुटकी में आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो अभी 18 है, 19 20 कर लेते हैं और 2 मिनट में विषय को खत्म करते हैं। 19 देखो क्या बोल रहा बच्चों, AB crystallizes in a body centered BCC cubic lattice with the edge length equal to 387 picometer. The distance between two oppositely charged ions in the lattice is, दो oppositely charged ion के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। एज लेंथ दिया है 387, तो रेडियस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रेडियस का क्या फॉर्मूला है बच्चों, √3/4 A।
बराबर। तो हमें रेडियस मिलेंगी 1.732 इंटू 387 अपॉन 4, है ना। तो क्या मिलेगा बताइए। तो यहाँ पे इससे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, बचे कितने 2, 4 7 जा 28, बराबर। अप्रॉक्सीमेट 97 आ गया। अब ये 97 से 1.7 इंटू 97, ये होगी रेडियस। अब अगर आपको पता है तो हमारे पास यहाँ पे ये रिलेशन तो हमारे पास आ गया। अब हमें नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कौन सा डिस्टेंस? नियरेस्ट डिस्टेंस। और जो बॉडी सेंटर होता है, बॉडी सेंटर में नियरेस्ट डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो बॉडी सेंटर में हमारे पास एक रिलेशन होता है 4r। यही रिलेशन से हमारे पास रेडियस इज व्हाट? The AB crystallization body centered cubic lattice with the edge length A equal to this, the distance between two oppositely charged ion। एक्चुअली ये थोड़ा एंट्रेंस लेवल में जाता है, क्योंकि ये AIPMT का क्वेश्चन है, नीट लेवल में जाता है। एंट्रेंस का मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ, उस एक्स्ट्रा क्लास में नियरेस्ट डिस्टेंस के 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स, जैसे अभी यहाँ पे आप अगर देखेंगे बॉडी सेंटर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो नियरेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे ये हो सकता है कटायन और अनायन के बीच का जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज दैट एज लेंथ। तो ये क्वेश्चन मैं आपको उसमें सॉल्व करके उसमें बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द नियरेस्ट डिस्टेंस फॉर सिंपल बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे के क्वेश्चंस अगर आप लोगों का रिप्लाई रहा तो मैं आपका नेक्स्ट इस पर रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करूंगा। मेरी एंट्रेंस की सेपरेट बैच चलती है, उसमें मैं इसके पूरे डाउट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर्स। 1 मिनट, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी ये क्वेश्चन में डाउट आया, ठीक है। आप ट्राई करो आपके लेवल पे आप इसको कैसा सॉल्व कर सकते हो। और एक बात, अगर मुश्किल ध्यान में रखना है, जिंदगी में मुश्किलें तकलीफें आती रहती है, और अगर जिंदगी में मुश्किलें तकलीफ अगर नहीं आती तो जिंदगी जीने का कोई मजा नहीं है, ठीक है। और इसीलिए मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, ना कोई तकलीफ ना कोई मुश्किल तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई मुश्किल ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ध्यान में रखना बच्चों, इसलिए अपने अंदर ऐसी आग लगाना है, ऐसी पढ़ाई करनी है, ऐसी मेहनत करनी है कि हमने अभी हमारे पास 4 से 6 महीने हैं, उस 4 से 6 महीने में ऐसा रिजल्ट लाके दिखाना है कि आपके फ्रेंड्स, आपके आजू बाजू वाले, आपके रिलेटिव्स वो भी सोचने लग जाए कि यार इसने क्या कर दिया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to Year Integrated Program for 11th and 12th Physics, Chemistry, Maths and Biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।